Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, हाउ आर यू? Sir, alhamdulillah. Okay. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। It's good. अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आई हैव असाइंड यू स्टैटिस्टिक्स पेपर मई जून 2022 वेरिएंट 51 this paper. Statistics paper 5 May June 2022 variant 51 variant 1 970951. I hope you have attempted that paper. Now let's discuss its queries. Ji, first, any problem in question 1? कोई specific part yet to complete? Okay, question 1 में problem है कासिम को, question 1 पहले कर लेते हैं. Find the number of different arrangements of 8 letters in the word deceived, in which all 3 E's are together and the 2 D's are together. So अगर देखें तो E's हैं कितने, 1 2 3 E's हैं, 1 2 2 D's हैं, और बाकी लेटर कौन से रह गए, एक C रह गया, एक I रह गया और एक V रह गया. हम चाहते हैं कि E's and D's are next to each other. So E को हमने 1 कंसिडर किया, D को भी, 2 D's को भी हमने 1 कंसिडर किया. So टोटल कितने बन गए, 3 1 and 1 5. So 5 factorial. That's it. इनको आपस में स्विच नहीं करना, क्योंकि इनको आपस में स्विच करने से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करने की का जरूरत नहीं है, लेकिन इनको आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा. सो जस्ट 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, विच इज, अच्छा 5 फैक्टोरियल आप लिख के छोड़ नहीं दिया करेंगे, आप प्लीज आंसर इसका लिखा करें. आप अगर मार्किंग स्कीम में भी देखें तो 5 फैक्टोरियल लिखने का 1 मार्क है और आगे 120 का 1 मार्क है. तो आप लोग सर, आपकी हैबिट बनी है सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, एग्जामिनर के लिए खुद कर लो. Sir, यस, wouldn't it be 5 factorial into 3 factorial into 2 factorial? ओके. Isn't that the So answer? you mean to say, yes, देखते हैं, ऐसा है नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूँ. आपने 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि आपने कहा कि वो इज इंटरनली स्विच हो सकते हैं. और फिर इनटू 2 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि वो डीज आपस में स्विच हो सकते हैं. ऐसे ही है. Yes. एंड यू नो कि फर्दर वो 3 ईज आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे ये बताइए, ये ई इधर आ जाए, ये ई इधर आ जाए, ये ई इधर आपस में स्विच होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. No. तो आप डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से भी, और डीज को आपस में स्विच करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से भी. Okay. Okay, I understand. और वो तो कट ही जाएंगे, तो मल्टी, तो आप उनकी ऑर्डर ही ना लिखें, जस्ट 5 फैक्टोरियल लिख देते. Okay. इब्राहिम, आपने पेपर किया ये वाला? Yeah, I did. I actually ओके, said the funny thing is I actually did, this is the exact paper I did like a bit before you sent the message. ओके, गुड हो गया.
So find the number of different arrangements of the 8 letters in the word received in which 3 E's are not all together. 3 E's are not all together. क्या मतलब है इसका? दो एक साथ हो सकते हैं या नहीं? यस, दो एक साथ हो सकते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है जरा। अगर वो कहता कि ऑल थ्रीज आर सेपरेटेड तो उसको डिफरेंट वे से करता। अब मैं चाहता हूं कि तीनों बस इकट्ठे ना आए, तो आप पहले वो वेज फाइंड करें जिसमें ऑल थ्रीज आर टोटल पॉसिबिलिटीज में से माइनस करेंगे 3 इज टुगेदर। ये हम करेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है जिसमें आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये ईज और डीज कहीं भी आ सकते हैं। टोटल 8 बनेंगे 8 फैक्टोरियल, और वो 3 ईज आपस में स्विच, 2 ईज आपस में स्विच होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे वो जिसमें 3 ईज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये 1 कंसीडर करेंगे। फिर डी और डी बाकी कितने लेटर है 5, और ये 1 6 हो गए, 6 फैक्टोरियल। ये हमने इनको 6 फैक्टोरियल कर दिया। हमने इन ईज को 6 फैक्टोरियल, ईज को 1 कंसीडर करके 6 फैक्टोरियल कर दिया। ईज को हम आपस में स्विच कर ही रहे हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहे, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी नहीं करेंगे। लेकिन वो जो डीज हैं जो आपस में स्विच हो रहे हैं उनको लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो ये वो वेज हैं जिसमें 3 ईज आर टुगेदर। सो इन दोनों को माइनस कर दें, तो टोटल में से वो अगर माइनस कर दें जिसमें ऑल 3 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो रिमेनिंग आ जाएंगे जिसमें ऑल आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। 3000 एग्जैक्ट 3000। जी, क्वेश्चन 2 में प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 2? प्रॉब्लम है या नहीं? Oh, sir, 2B. ओके, 2A और B दोनों कर देते हैं। There are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club consists of 5 of its members. The committee of club consists of 5 of its members. Mr. Lan, Mrs. Lan are members of the club. In how many different ways can the committee be selected if exactly one of the Mr. Lan or Mrs. Lan must be on the committee? Exactly one of Mr. mean दोनों इकट्ठे भी नहीं हो सकते, दोनों बाहर भी नहीं हो सकते, एग्जैक्टली एक इनमें से होना चाहिए। सो पहले केस में हम कर लेते हैं मिस्टर लैन इन है और मिसेस लैन आउट है। एक वो पहले कर लेते हैं। सो मिस्टर लैन अगर उसके अंदर है और मिसेस लैन आउट है, तो इसका मतलब एक मेंबर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लैन। टोटल कितने थे? 14 थे। उनमें से एक के बारे में डिसाइडेड है कि वो ही इज पार्ट ऑफ द कमिटी, और एक के बारे में डिसाइडेड है कि ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द कमिटी। तो बाकी कितने रह गए? 8 + 6 14, 14 में से 2 निकल गए, बाकी कितने रह गए? 12। 12 में से कितने और चूज करने? कमेटी बनानी है 5 लोगों की, कमेटी बनानी है 5 लोगों की, तो 4 और चूज करने, तो 12C4। और दूसरा वे करूं, मिस्टर लेन आउट कर दें, मिसेस लेन इन कर दें, तो उसमें भी यही होगा, उसमें भी 12C4 हो जाएगा प्लस 12C4 और आंसर आ जाएगा। सो 12C4 प्लस 12C4 या 12C4 मल्टीप्लाई बाय 2 990 आ गए। पार्ट बी,
In how many different ways can the committee be selected if Mrs. Lan must be on the committee and there must be more women than men on the committee? अब कंडीशन क्या है कि मिसेस लैन हमेशा होनी चाहिए। एक बात नहीं, इक्वल भी नहीं, उसने कहा देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन, इक्वल हो कैसे सकते हैं वैसे, डाई कर लें दोनों। Sir, 3, 4, or 5 women. अच्छा वो आप उसका कह रहे हो, हाँ हो सकता है क्योंकि इसमें ओवरऑल वुमेन ज्यादा हो जाएंगी ना, हो सकता है वो वाला। अच्छा जी एक बात तो कंफर्म है कि मिसेस लैन हर कमेटी में शामिल है, तो आपको इसका मतलब बाकी 4 लोग चूज करने हैं और इस तरह चूज करने के देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मेन। सो अगर हमने एक मैन चूज कर लिया, बल्कि पहले ऐसा करते हैं 0 मैन, वुमेन कितनी चूज करनी है 4. 4, एक ऑलरेडी हमने चूज की हुई है। फिर हम कर लें 1 मैन, तो वुमेन कितनी होनी चाहिए चूज 3, याद रखिए ओके। फिर 2 मैन अगर करें तो 2 And then वुमेन, 2 women. क्या इस केस में वुमेन आर मोर? यस Yes. वुमेन आर मोर, क्यों? क्योंकि वो मिसेस लैन शामिल होगी तो 3 वुमेन हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद अगर मैं करूं 3 मैन एंड 1 वुमेन तो ये शामिल, ये नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 3 मैन और 1 वुमेन और एक मिसेस लैन तो ये कम हो जाएंगे, तो ये दीज आर 3 ऑप्शंस। सो 0 मैन मींस 6 में से हमने चूज करना है 0 वुमेन, कोई भी नहीं चूज करना। याद रखिए टोटल वुमेन 8 अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल कितनी है 7, क्योंकि मिसेस लैन चूज हो चुकी है। इंटू 7 C4 प्लस 6 में से एक मैन 6 C1 और 7 में से 3 वुमेन प्लस 6 में से 2 मैन और 7 में से 2 वुमेन, इन सबको ऐड कर लीजिए, you will get the answer of B part. This is B part. जी नेक्स्ट बताइए, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 3? Sir, 3B. 3B 3A में आपने कोई हिस्टोग्राम ड्रॉ की है? Yes. हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए जो आप पहले क्लास विड्थ फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करते हैं, क्लास विड्थ मेंशन करनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेंशन करनी है, उन सब के मार्क्स होंगे और फिर जाके ड्रॉ करना है। टेबल में पहले वर्किंग शो होनी चाहिए। ओके, फ्रॉम द डाटा द एस्टिमेट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ t is 31.44. Calculate an estimate of standard deviation of the times taken to travel to college. आपको जो प्रीवियस पार्ट पेज पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास गिवन है मीन की, और कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन है 31.44। मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं। कहीं पे मुझे चाहिए हुआ तो ये मैं मीन यूज करूंगा 31.44 ये। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत से फॉर्मूलाज पड़े, उनमें से कोई एक आप लगा लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी डेटा है ना, तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का स्क्वायर। और अगर आप ये देखें तो ये क्या चीज है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये मीन है, तो इसको मैं सिंपली लिख दूं मीन स्क्वायर। सो इस टेबल को अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि क्या चीज आपके पास नहीं है। देखते हैं, मीन है आपके पास, समेशन एफ कोई मसला है क्या?
इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, समेशन एफ भी आ जाएगा। सो प्रॉब्लम थोड़ा सा है जिसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर। इसकी वर्किंग करते हैं। अब आप बताइए समेशन एफ, तो पहले आप बता देना समेशन एफ इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें। बताइए क्या नंबर बन रहा है इन सबको ऐड करने से? 2500 4500 ऊपर लिखा हुआ था। या 2500 था। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे क्यों पूछा है? इसमें कोई ट्रिकी बात लग नहीं रही मुझे। चलें बार मैं कर देता हूँ। अब आपने ये जो चीज है ये कैलकुलेट करनी है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर। सो एफ एक्स स्क्वायर करना है तो आप पहले ऐसा कर लें, एक्स का स्क्वायर लें। एक्स स्क्वायर, बताइए एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल, ऐसे ही है। बेशक पहले आप एक्स लिखें फिर उसके बाद स्क्वायर लें। 0 और 20 का की मिड वैल्यू क्या है? 10, और 10 स्क्वायर इज 100। 20 और 30 का मिड वैल्यू इज 25 और इट्स स्क्वायर इज 625। सो ये इस तरह ये कॉलम सारे फिल हो जाएंगे। फिर अब आप आगे एक और लिखेंगे कॉलम एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। 100 को 440 से मल्टीप्लाई किया, 4400। 625 को 720 से मल्टीप्लाई करें, 625 मल्टीप्लाई बाय 720, 45। अब मैं आगे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप सुन लें। इधर ये आ गया एफ एक्स स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? समेशन एफ एक्स स्क्वायर। समेशन एफ भी हम कर चुके हैं, मीन गिवन है, जस्ट पुट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। राइट इब्राहिम, हो जाएगा? यस सर। ओके, दैट वाज क्वेश्चन 3 आएगा। 4 में बताइए प्रॉब्लम। Sir, यस। sir, I hadn't managed to turn the to do the paper, but for the part D of question 3, how would you be doing that? Like, could you just Let me see. go over the logic, please? मैं देखता हूं 3D क्या है। सी पार्ट में आपने इन विच क्लास इंटरवल डज द अपर क्वार्टाइल लाई, वो आपने किया। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द टाइम्स टेकन टू ट्रेवल टू कॉलेज बाय टू स्टूडेंट्स वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। One student's time was recorded as 15 instead of 5, 5 की जगह 15, 10 ज्यादा कर दिया उसका। And the other's time was recorded 65 instead of 75, इसका 10 कम कर दिया। Without doing any further calculation, state with a reason whether the estimate of the standard deviation in part B would be increased, decreased, or stay the same. अगर हम देखें 15 वाला 5 हो गया, वो किधर है? मुझे ये बताइए, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए ये जो 0 से 20 के अंदर वैल्यूज हैं, क्या वो मैटर कर रहा था कि 0 से अंदर जो वैल्यूज हैं वो 5 है या 15 है? नो। आप क्या कर रहे थे? यू वर जस्ट टेक द मिडल वैल्यू ऑफ इट्स एक्स 15। डजेंट मैटर कि वो इंटरनल वैल्यूज 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 19 हैं। अगर इंटरनल वैल्यूज चेंज भी हो जाए, उनका डेटा चेंज भी हो जाए, तो हमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए मिडिल वैल्यू लेनी है, सॉरी 10 लेनी है मिडिल वैल्यू। आपने तो 10 ही लेनी है हमेशा।
तो वो जो 5 से 15 हो गया या 15 से 5 हो गया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसी इंटरवल के अंदर ही है। और जो दूसरी उसने बताई थी वो क्या थी, 65 से 75 जो हो गई है, या 75 से 60, वो भी अगर आप देखें तो वो इसी इंटरवल के अंदर ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त ना आप 60 लेते हैं, ना 62 लेते हैं, ना 65 लेते हैं, ना 90 लेते हैं, आपको तो मैटर करता है क्या, मिड वैल्यू। तो Yes, sir. Thank you अंदर so इस much. डाटा के अंदर वैल्यू जितनी मर्जी स्विच हो जाए आपस में, डजंट मैटर। सो आप आंसर लिखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज बिकॉज द वैल्यूज आर स्टिल इन द सेम इंटरवल। उनसे वो जो इनकरेक्ट वैल्यू सी वो किसी दूसरे इंटरवल में नहीं चली जाती, स्टिल उसी इंटरवल में रहती। क्वेश्चन 4 में बताइए जी प्रॉब्लम। स्टार्ट नहीं हुआ। Jacob has 4 coins. One of the coins is biased such that biased 4 coins है, एक उसमें से coin biased है, such that when it is thrown the probability of obtaining a head is 7/10. तो probability of tail क्या होगी, 3/10. The other 3 coins are fair. बाकी सब fair है, fair का मतलब सबकी probability 1/2 head और 1/2 tail. Jacob throws all the 4 coins once. The number of heads that he obtains is denoted by the random variable x. The probability distribution table for x is as follows. Number of heads. Heads ऐसा possible है कि कोई ना हो या maximum head 4 आ सकते हैं, तो उनकी probability ये लिखी हुई है. Show that a is equal to 1/5 and find the values of b and c. चलें, probability of x is equal to basically 1 find करना है। 1 find करने का मतलब कि ए बी सी 3, और नहीं यार 3 अननोन है, वो तो नहीं था इसका सॉल्व। आप खुद से probability of x is equal to 1 फाइंड करेंगे। probability of x is equal to 1 फाइंड कैसे करेंगे, 1 का मतलब क्या है कि एक दफा हेड आए। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, हेड, एक दफा हेड आए। एक दफा हेड आए, बाकी तीनों दफा क्या आए, टेल आए, ये चाहते हैं ना हम। अब यहां पे ये भी मसला है कि हेड किस पे आए, हेड किस पे आए, क्योंकि हर हेड पे आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। पहले तो हम मैं केस लेता हूं कि वो जो जो बायस डाई था उसके ऊपर हेड आ, उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7/10, और बाकी तीनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2 1/2 1/2 मतलब 1/2 पावर 3। एक केस ये है, और दूसरा भी नहीं, तीन बाकी भी यही है कि 3 हेड और एक टेल, नहीं 3 हेड और एक टेल नहीं, एक हेड एक ही रखना है। लेकिन हम दूसरा केस ये रखते हैं कि वो जिस पे हेड आया है वो वाला कॉइन है जो फेयर कॉइन, जो हेड आया जिस पे वो फेयर कॉइन है। अगर फेयर कॉइन वाले पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो इसका मतलब बाकी 2 ऐसे होंगे फेयर कॉइन्स जिन पे टेल 2 टाइम्स आएगा, 1/2 पावर 2, और एक और होगा जिस पे टेल आएगी लेकिन वो फेयर कॉइन नहीं होगा, उस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 होगी। ये बात समझ आइए I'm sorry. क्या अभी? अच्छा चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इसको मैं रेज करके एक और, अभी मैंने इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 भी वैसे करना था, लेकिन एक मिनट जरा समझ, मैं ऐसा करता हूँ कि जो फर्स्ट कॉइन है ना, फर्स्ट कॉइन, कॉइन 1, कॉइन 2,
कॉइन 3, कॉइन 4। जो कॉइन 1 है ना वो अनफेयर है, बाकी तीनों कॉइन क्या है वो फेयर है। ऐसे ही है, ये मैंने लिख दिया ताकि आसान हो जाए। सो हम चाहते हैं कि एक हेड आए। एक ऑप्शन ये हेड, टेल, टेल, टेल। दूसरी ऑप्शन क्या है? टेल, हेड, टेल, टेल। तीसरी ऑप्शन क्या है? टेल, टेल, हेड, टेल। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टेल, 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 हेड। यही है ना ऑप्शंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखिए। हेड के आने की प्रॉपर्टी क्या है? ये हेड कौन सा है? अनफेयर कॉइन वाला। 7/10 कुछ भी नहीं। और बाकी तीनों पे टेल आए और तीनों टेल फेयर है, वो 1/2 प्लस। अब जो फर्स्ट पे टेल आए वो अनफेयर है, 3/10। ऐसे ही है। फिर बाकी हेड आए, टेल आए, टेल आए। हेड की प्रॉपर्टी भी 1/2 है, टेल की प्रॉपर्टी भी 1/2 है, फिर टेल की प्रॉपर्टी भी 1/2 है। तो ये 1/2 में लिख दूं, क्योंकि बाकी तीनों पे तो जो हेड या टेल दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इधर भी सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा। इसी को, ये सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में 3 कर दूं, या अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो देखिए, पहले पे टेल आने की प्रॉपर्टी 3/10 है, फिर टेल आए 1/2, फिर हेड आए 1/2, फिर टेल आए 1/2 और लास्ट के केस में पहले टेल है उसकी प्रॉपर्टी 3/10, फिर टेल की प्रॉपर्टी 1/2, फिर टेल की प्रॉपर्टी 1/2, फिर हेड की प्रॉपर्टी 1/2, तो 1/2 सो अगर आप देखें तो ये तीनों सेम है। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर देते तो भी चलता। जी क्लियर है ये बात? तो इससे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगी, मीन ए आ जाएगा। और आसान यही था कि आप इसको यहीं पे ये ना करते, अलग ही रखते, और इसी को आप टाइम्स 3 कर देते। सेकंड ऑप्शन को टाइम्स 3 करें तो टोटल बताइए कितना बन रहा है आंसर इसका? 1/5। 16/80। अच्छा, इसमें तो प्रूव करना था ना 1/5, तो ए आ गया 1/5। और अब फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ बी एंड वैल्यूज ऑफ सी। बी फाइंड करना इजी है या सी फाइंड करना इजी है? C। कोई एक कर लें, क्योंकि एक कर लेंगे तो दूसरी फाइंड हो जाएगी, वो टोटल को 1 में से माइनस कर लेंगे। सो बी करूं सी करूं? C करें। बी करूं। बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 करें। एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि पहले ये आए, पहले पे आ जाए टेल, टेल, हेड, हेड। याद रखिए ये फर्स्ट वाला जो है ये फेयर पॉइंट है, अनफेयर पॉइंट है। और क्या बन सकती हैं? दो टेल और दो हेड। हाँ जी, दो हेड चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। सो फर्स्ट पे टेल, हेड, टेल, हेड। स्टार्ट में टेल फिक्स करके टेल, हेड, हेड, टेल। स्टार्ट में टेल मैंने फिक्स कर दिया, कोई और पॉसिबिलिटी है? स्टार्ट में टेल फिक्स करने के साथ कोई और पॉसिबिलिटीज हैं? नो। अब स्टार्ट में हेड फिक्स कर देता हूं। हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड। आई थिंक यही 6 है। अगर फर्स्ट की प्रॉपर्टी करें तो फर्स्ट टेल की प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला कॉइन अनफेयर कॉइन है, ये याद रखिए, वो बायस्ड है, उसमें टेल की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट पे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 इधर सब में ऐसे ही होगा, इन दोनों में रिमेनिंग 2 में ऐसे ही होगा।
तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, लेकिन इसके लिए डिफरेंट होगा। फर्स्ट हेड की प्रॉपर्टी 7/10, फिर हेड की प्रॉपर्टी 1/2, टेल की प्रॉपर्टी 1/2, हेड की प्रॉपर्टी 1/2, और इन सब के लिए भी सेम होगा, तो टाइम्स 3। कैलकुलेशन कीजिए, बताइए नंबर क्या बन रहा है। व्हाट इज 21. बी? Oh, I mean 30 over 80. बी इज 3/8। ठीक हो गया, 3/8। अब जब आपके पास ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी फाइंड करने के लिए एक तो ऑप्शन ये कि जिसका मैंने बी और ए फाइंड किया उसी तरह सी कर लें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि बाकी सबको प्रॉपर्टीज को ऐड करके 1 में से माइनस कर लें, सी की प्रॉपर्टी आ जाए, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी होती है 1। जी क्लियर है क्वेश्चन 4? नेक्स्ट बताइए, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 5? एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 6? 6 में है, लेट्स सी। बहुत लंबी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन 6 इज, Janice is playing a computer game. She has to complete level 1 and level 2 to finish the game. She is allowed at most 2 attempts at any level. At most 2 attempts at any level. For level 1, the probability that Janice completes it at the first attempt is 0.6. If she fails at her first attempt, the probability that she completes it at the second attempt is 0.3. If Janice completes level 1, she immediately moves on to level 2. For level 2, the probability that Janice completes it at the first attempt is 0.4. If she fails at her first attempt, the probability that she completes it at the second attempt is 0.2. Show that the probability that Janice moves on to level 2 is 0.72. So मतलब अगर लेवल 2 तक पहुंचना है तो लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। तो लेवल 1 क्लियर होने के लिए जो एक ऑप्शन ये है, क्या बना सकते हैं वैसे इसमें डायरेक्ट, एक तो ऑप्शन, एक ऑप्शन देखें सुन लें, उसके लेवल 2 पर कब जाएगी। एक तो ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पहुंच जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने की प्रॉपर्टी इज 0.6। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होती है तो सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाए, सो 0.6 तो उसकी पास, तो इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने की प्रॉपर्टी क्या है 0.4 और सेकंड में पास होने की 0.3। So 0.6 plus 0.12, that is 0.72। ठीक हो गया। Part B, find the probability that Janice finishes the game. Find the probability that Janice finishes the game. So finish करने का मतलब कि दोनों पास हो रहा है। तो पहले तो वो लेवल 2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं 0.7, वो तो हम कर चुके हैं।
0.72। ये है लेवल 2 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी। एंड मीन आप मल्टीप्लाई करें लेवल 2 भी क्लियर हो। लेवल 2 कब क्लियर होगा? लेवल 2 पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, मीन 0.4। और मीन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाए 0.2। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। ये मिडिल में मल्टीप्लिकेशन में देखिए कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट लेवल क्लियर हो, मीन वो लेवल 2 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.72 है, 0.3744। ऐसे ही है। ये आंसर आ गया 6B पार्ट का। 6C पार्ट देखते हैं क्या है। Find the probability that Janice fails exactly one attempt, given that she finishes the game. इसको हम कहते हैं fails exactly one attempt. Fails exactly one attempt. Fails exactly one attempt. So fails exactly one attempt, given that finishes the game, is equal to probability of fails in exactly one attempt and finishes the game over probability of finishes the game. हाँ हाँ ठीक है वो। अब probability of finishes the game वो अपने पार्ट 2 में हमने की हुई है, वो थी 0.3744। अब न्यूमरेटर में वो लिखनी है जिसमें वो गेम फिनिश करता है, लेकिन एग्जैक्टली एक अटेम्प्ट में वो फेल भी होता है। तो पहले मैं आप करने लगा हूं कि वो फेल होता है एग्जैक्टली वन अटेम्प्ट में। अगर फेल होता है तो वो लेवल 1 में फेल, लेवल 1 में फेल होता है। ये तो अगर हमने सारी पहले लिखी होती या ट्री डायग्राम बनी तो ज्यादा इजी हो जाता, लेकिन अब फेल इन वन अटेम्प्ट ये तो काफी ज्यादा बनेगी। पहले हम पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। फेल करता है फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल 1 को फेल करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल 1 को फेल करता है और फिर गेम फिनिश करता है, एंड फिनिशेस द गेम, इंटरसेक्शन फिनिशेस द गेम, और मीन प्लस फेल करता है सेकंड लेवल में एंड फिनिशेस द गेम। अब फर्स्ट में एक लेवल उसका फर्स्ट लेवल फेल होता है। अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी थी फर्स्ट में? 0.4। और फिर सेकंड अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ऊपर जाके मैं, अच्छा चलो मैं जाता हूँ ऊपर। सेकंड में सक्सेस होने की 0.3 थी सेकंड में सक्सेस होने की।
अच्छा आता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट फेल की प्रॉपर्टी 0.4 थी, 0.4, और फिर उसी में लेवल 1 में, इसका मतलब सेकंड में सक्सेस मिलेगी तभी फिनिश होगी ना गेम। सेकंड में सक्सेस क्या की प्रॉपर्टी क्या थी, 0.3, और फिर गेम भी फिनिश हो, नहीं 0.4 0.3 फिनिश तब होगी जब सेकंड में भी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में फिनिश होनी चाहिए, फिर सेकंड गेम फर्स्ट अटेम्प्ट में फिनिश होनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में फिनिश होनी चाहिए, मीन 0.4। वहां सेकंड अटेम्प्ट में फिनिश नहीं होनी चाहिए गेम, क्योंकि उसने कहा एक ही दफा कोई उसने एग्जैक्टली 1 उसकी अटेम्प्ट फेल होनी चाहिए। प्लस अब मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो फर्स्ट लेवल है उसका, वो डायरेक्ट पास हो गया, मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसकी 0.6 थी। और फिर लेवल 2 सेकंड अटेम्प्ट में पास हो, सेकंड अटेम्प्ट में पास होने का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0.6 थी, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में पास होने की 0.2 थी। सो ये बनेगा, आप चेक कर ले, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.3 और डिवाइडेड बाय 0.3744। सो आपने पहले केस में ये रखा इधर कि वो जो फर्स्ट लेवल 1 है उसमें उसने एक अटेम्प्ट फेल की और लेवल 2 में डायरेक्ट पास कर दिया, और इधर क्या किया, लेवल 1 डायरेक्ट पास हो गया, लेकिन लेवल 2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, क्योंकि उसने कहा था एक एग्जैक्टली एक अटेम्प्ट उसकी फेल होनी चाहिए थी। जी क्लियर है ये? सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुआ है वो सेकंड लेवल 2 में, लेवल 2 में प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, इनफैक्ट 0.4 आपकी सक्सेस की, 0.6 फेलियर होगी। तो ये था आपका पेपर। कल आप अटेम्प्ट करेंगे इसी पेपर का वेरिएंट 2, मई जून 2022 वेरिएंट 5 2 आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।